चलिए अब जानते हैं वाष्पन के बारे में। तो वाष्पन के बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाष्पन हम अपने दैनिक जीवन में रोज होते हुए देखते हैं। अब आप पूछेंगे कि कहाँ होते हुए देखते हैं, तो जैसे आप गीले कपड़े छत पे सुखाने जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि कपड़ों में उपस्थित जो जल है वो सूर्य की किरणों की गर्मी की वजह से वाष्पित होकर उड़ जाता है, सारा का सारा चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जैसे चावल धोते हैं, धो के हम बाहर सुखाने के लिए रखते हैं तो वो सूख जाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर हम धो के बाहर सुखाने डालते हैं तो वो सूख जाती है गर्मी की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें उपस्थित जल को किरणों की गर्मी वाष्पित कर लेती है, ठीक है। तो वो सारा का सारा जल जो है वाष्प बन के उड़ जाता है और हम कहते हैं कि वो चीज सूख गई है, ठीक है। तो वाष्पन क्या होता है? वाष्पन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अगर हम साधारण भाषा में कहें तो हम चीजों को सुखा सकते हैं, ठीक है। ये तो साधारण भाषा में, ठीक है। लेकिन अगर और अच्छे से समझना हो वाष्पन को तो हम ये भी कह सकते हैं कि जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तभी तो जब कपड़ा गीला है उसपे पानी या जल उपस्थित है, जब वो जल वाष्प में बदल के उसमें से उड़ गया, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया और कपड़े से उड़ गया तो कपड़ा सूख गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जल किसमें परिवर्तित हो गया? वाष्प में या भाप में बदल गया, ठीक है। तो वाष्पन क्या है? जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल परिभाषा है, लेकिन अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से लिखना हो, साइंटिफिक टर्म्स में लिखना हो, तो हम वाष्पन किसे कहेंगे? किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे अब हम कह रहे हैं जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, लेकिन जल जो है वो क्या है? असल में एक द्रव पदार्थ है ना, द्रव पदार्थ है। और जल का ही वाष्पन नहीं होता, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे द्रव पदार्थ है जिनका वाष्पन होता है। अब वाष्पन केवल द्रव पदार्थों का ही होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब द्रव पदार्थ को वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो उस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि किसी कपड़े में अगर तेल का दाग लग जाता है, अगर हम बहुत दिनों तक उसको धूप में ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि उसकी स्टिकीनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। पूरी तरीके से तो तेल वाष्पित नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जल ही वाष्पित होता है, अन्य द्रव भी हैं जो वाष्पित हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले हुए ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई द्रव है जिसमें कुछ ठोस घुला है, अगर उन दोनों को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे? वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी है, चीनी जल में घुल गई है, अब हमें उसको अलग करना है, तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? चीनी को और पानी को जो मिश्रण है उसको एक बर्तन में रख के गर्म करेंगे, ठीक है। तो जल जो होगा वो सारा वाष्प में बदल जाएगा और चीनी जो होगी वो बर्तन की तली में ही रह जाएगी। तो चीनी और पानी का मिश्रण अलग अलग हो गया, ठीक है। तो वाष्पन का प्रयोग हम तब करते हैं जब द्रव में कुछ घुलनशील ठोस पदार्थ हो और उसे हमें अलग करना हो, तो हम वहां पर कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? वाष्पन। इससे पहले जो अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन थी, उसका प्रयोग क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं? अघुलनशील अशुद्धि को अलग करने में, ठीक है। जैसे बालू है, जल में अघुलनशील है, उसको अलग करने के लिए अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। लेकिन जल में घुलनशील ठोस पदार्थ को अलग करना है तो कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? वाष्पन और संघनन। तो वाष्पन तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं संघनन। संघनन किसे कहते हैं? अब पहले तो आप ये जानिए कि संघनन हम कहाँ होते हुए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज से एप्पल निकाला, ठीक है, और उसको ऐसे ही थोड़ी देर रख दिया, तो आप क्या देखते हो कि उसमें से छोटे-छोटे ऐसे जल की बूंदें बन जाती है ना। ऐसे ही कोई बर्तन फ्रिज से बाहर निकालते हैं हम, तो ऐसे छोटी जल की बूंदें बन जाती है। चावल बनाने के लिए बर्तन के ऊपर ढक्कन रखते हैं, अगर उस ढक्कन को हटा के देखते हैं तो ढक्कन के पीछे ऐसे छोटी द्रव की बूंदें बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी द्रव को या किसी भी वस्तु को किसी एक तापमान से दूसरे तापमान में रखते हैं तो क्या होता है कि उसमें उपस्थित जो भी जल वाष्प होती है ना, वो ठंडी होकर वापस जल में परिवर्तित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। जैसे फ्रिज के अंदर जब सेब था तो वो क्या था? बहुत ठंडा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने उसको फ्रिज से बाहर निकाला
तो उसकी सतह पर जो पानी के कण होंगे ना, वो नॉर्मल तापमान में आने पर, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत ठंडा है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज के बाहर आएंगे तो बाहर के टेम्परेचर की गर्मी की वजह से वो जल जो है वो सारा का सारा भाप में या जल वाष्प में परिवर्तित, भाप नहीं जल वाष्प में परिवर्तित होकर सेब के ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं संघनन। तो जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। जैसे आपने चावल के ऊपर ढक्कन रखा, ठीक है, चावल पक के तैयार हो गया तो आपने गैस बंद कर दी, अगर आप उस ढक्कन को हटाओगे तो क्या देखोगे आप कि छोटी छोटी जल की बूंदें ढक्कन के ऊपर जमा हुई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चावल के अंदर जब उसमें हमने पकाया तो क्या डाला था, चावल पकाने के लिए पानी डाला था, तो पानी की जो भाप बनी उससे चावल तो पक गया, लेकिन जो भाप बर्तन से बाहर जाने वाली थी आपने ढक्कन लगा दिया तो वो सारी की सारी भाप क्या हुई, जल में वापस परिवर्तित हो गई। जलवाष्प यानी होता है भाप, तो भाप जो है वो ढक्कन से टकराने के बाद वापस से जल में परिवर्तित हो गई और ढक्कन पे ही जमा हो गई। तो जब भी भाप जल में बदलती है या जलवाष्प जल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। तो आप ये याद रखिएगा कि भाप के या जलवाष्प के जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम संघनन कहते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी घुलनशील ठोस को जल से अलग करने के लिए वाष्पन और संघनन की विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पुराने वाले स्लाइड में देखा था, क्या देखा था, वाष्पन देखा था ना, कि हमने वहां पर कहा था कि चीनी और पानी का घोल है हमारे पास, उन्हें हमें अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे कि चीनी और पानी के घोल को किसी बर्तन में लेके गर्म कर देंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो चीनी तो सारी बर्तन की तली में रह जाएगी और जल जो है या पानी जो है वो सारा वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो अब अगर हम उसी वाष्प को क्या करें, एकत्रित कर ले किसी तरीके से और ठंडा कर दे, तो जल वाष्प या भाप जो है वो सारी की सारी वापस से जल में परिवर्तित हो जाएगी। तो एक बर्तन में हमें जल मिल जाएगा और एक बर्तन में हमें चीनी मिल जाएगी, दोनों का मिश्रण अलग अलग हो गया। ठीक है, तो वाष्पन और संघनन ये दोनों विधियां एक साथ चलती है। ठीक है, जैसे नमक के घोल से नमक को प्राप्त करने के लिए भी इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, हम आगे देखेंगे। चलिए चित्र की मदद से समझते हैं। ठीक है, पहले मान लीजिए नमक और चीनी का मिश्रण था, नमक और पानी का मिश्रण था, उसे हमने ऐसे बर्तन को हीट के ऊपर रखा या तापमान दिया, उसको कुछ गर्मी दी, टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा, वो वाष्प में परिवर्तित होगा एक कंपोनेंट जो कि जल होगा। ठीक है, और जो घुलनशील नमक या चीनी होगी वो सारी की सारी इस बर्तन की तली में जमा हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस वाष्प को, चलिए यहाँ समझते हैं, मान लीजिए इस केतली के अंदर चीनी और पानी का मिश्रण है, तो क्या होगा कि केतली को जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, सारा का सारा जल जो है वाष्प में परिवर्तित होकर केतली से बाहर निकलेगा। अगर आप एक ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन के ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सारी भाप है इस बर्फ के साथ संपर्क में आके तुरंत वापस जल में बदल जाएगी, जिसको आप दूसरे बर्तन में जमा कर सकते हो। तो इस केतली की तली में तो सारी की सारी चीनी होगी या नमक होगा, जिस भी मिक्सचर को आप अलग कर रहे हो वो होगा। जो घुलनशील कंपोनेंट है या घुलनशील अवयव है वो केतली की तली में जमा हो जाएगा और जितना भी जल है वो वाष्प में बदला या भाप में बदला, फिर ठंडा होकर संघनन की विधि के द्वारा वो वापस से जल में परिवर्तित होकर दूसरे बर्तन में आप जमा कर सकते हो। तो ये हुआ वाष्पन और संघनन। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अवसादन, विस्तारण और निस्यंदन एक साथ चलते हैं और अविलेय ठोस पदार्थ को किसी भी द्रव से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वाष्पन और संघनन की जो प्रक्रिया है वो दोनों एक साथ चलती है या एक साथ होती है और वहां पर हम विलेय ठोस पदार्थ को किसी द्रव से अलग करने के लिए उस वाष्पन और संघनन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है। ठीक है, अभी हम वाष्पन और संघनन पढ़ रहे थे ना, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है, इसीलिए यहाँ पर इस उदाहरण को लिया गया है कि समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है। वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। हम सबने पढ़ा है ना गांधी जी का दांडी मार्च, हम सबने अपने पिछले पार्ट में भी इसके बारे में पढ़ा था कि गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक साथ लिया और उन्होंने जाकर क्या करा था, समुद्र के किनारे नमक बनाया था। दांडी से वो यात्रा उनकी शुरू हुई थी। ठीक है, तो उसे हम दांडी मार्च कहते हैं।
तो वहां पर भी गांधी जी ने क्या किया होगा, इसी विधि का प्रयोग किया होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी विधि है जो सदियों से प्रयोग की जा रही है। क्योंकि खाने में नमक तो हम रोज बहुत समय से इस्तेमाल करते हैं ना, बिना नमक के खाने को इमेजिन भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अब नमक बनाने के लिए क्या करते हैं, समुद्र के खारे पानी को उथले गड्ढों में जमा करके उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उथले मतलब गहरे नहीं, जो कम गहरे होते हैं, ठीक है, जो थोड़े गहराई में ज्यादा नहीं होते, उथले होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे समुद्र के किनारे ही क्या करते हैं ना, ऐसे क्यारियां जैसी बनाते हैं वो लोग, जो किसान नमक की खेती करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए समुद्र के किनारे ही ना ऐसे चौड़ी चौड़ी इस तरह की, देख रहे हैं, स्क्वायर शेप के इस तरह से रेक्टेंगुलर टाइप के ये क्यारियां बनाते हैं, ठीक है। और इन क्यारियों में वो क्या करते हैं, समुद्र से पानी लेते हैं और सारा का सारा पानी इन क्यारियों में ऐसे भर देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि समुद्र के किनारे ना धूप जो होती है बहुत तेज होती है, समुद्री इलाकों में वैसे भी बहुत तेज धूप होती है जिन दिनों गर्मी होती है। तो क्या होता है कि उतनी तेज धूप की वजह से सारा का सारा जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और उड़ जाता है, और जो जल में घुलनशील नमक होता है वो सारा का सारा इन क्यारियों में जमा हो जाता है, जिनको ये किसान इस तरह से क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इस नमक के ऐसे बड़े बड़े ना ढेर से बनाए जाते हैं। फिर इन ढेरों को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहां पर इनको फिर शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं और फिर आयोडाइज्ड करके पैकेट्स में बंद करके हमको मार्केट में मिलते हैं। ये फिर हम मार्केट से ये सब खरीद के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि समुद्र के खारे पानी को उथले गड्ढों में जमा कर लेते हैं और उन्हें सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर सारा पानी जब भाप बनकर उड़ जाता है तो गड्ढों में नमक के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, जिसको नमक के कारखानों में आगे की प्रक्रिया के लिए या शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है, और इसी विधि को हम क्या कहते हैं, नमक का शुद्धिकरण। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हमें नमक प्राप्त होता है, ठीक है। तो वाष्पन और संघनन का जो सबसे प्रमुख उपयोग है वो आपने देखा कि समुद्र के जल से नमक बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, वाष्पन और संघनन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शुद्धिकरण की या पृथक्करण की अलग अलग विधियां। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही हमारी वेबसाइट पे भी ना बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए वेट कर रहा है, तो आप जाके हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, बाय।